धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोहटा पूर्व, तालुका कळम, जिला उस्मानाबाद। नमस्ते छात्रों। तो इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण विभाग में शब्द भेद को देखा था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द की परिभाषाएं और उनके उदाहरणों को समझने की कोशिश की थी। अब हम देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है तथा उसके भेद कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम ये जानकारी लेने वाले हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। मराठी में इसे संज्ञा की जगह नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा की परिभाषा यह है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे शिवाजी, दिल्ली, भारत, गाड़ी आदि यह संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के 5 भेद है। भेद यानी प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम एक एक प्रकार को विस्तार के साथ देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन नामों से एक जाति के सभी प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, लड़का, पर्वत, शहर, देश आदि ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यानी किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा का दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसकी परिभाषा यह है कि जिन नामों से एक जाति के भीतर किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान अथवा किसी एक वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा कि समूची जाति का बोध कराने वाले शब्द, और यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाति के अंदर किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इनके उदाहरण ये हैं, जैसे राम, हिमालय, मुंबई, ताजमहल आदि। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। जैसे कि देखिए, नदी ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन गंगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गंगा से एक ही नदी का बोध होता है। जैसे शहर ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मुंबई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आदमी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन महात्मा गांधी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी कि समूची जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, और किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा का तीसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कि जिस संज्ञा से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, कक्षा, सेना, दल आदि ये सारी समूहवाचक संज्ञाएं हैं। इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों से किसी एक वस्तु का नहीं बल्कि वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि गुच्छा, फूलों के समूहों को गुच्छा कहते हैं, इसलिए गुच्छा ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा का चौथा प्रकार है
भाववाचक संज्ञा, और उसकी परिभाषा यह है, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिन्हें हम न तो देख सके या न छू सके, पर जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बहादुरी, महंगाई, अभिमान, साहस, अच्छाई आदि, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। संज्ञा का 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, और उसकी परिभाषा यह है कि जिस शब्द से किसी ठोस या द्रव पदार्थ का बोध होता है, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, और इसी के साथ जो ठोस है, सोना, लोहा आदि शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके साथ और भी कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हम बता सकते हैं, जैसे शक्कर, नमक, शहद, गेहूँ, चावल, मिट्टी आदि। हाँ तो छात्रों, ये थे संज्ञा के 5 प्रकार और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।